हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आप सभी को पता है कि आज का सेशन स्पेशल होता है क्योंकि हम हफ्ते भर की खबरों को रिवाइज करते हैं और जो खबरें हमसे छूट जाती हैं उसे यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परिवहन के लिए, हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली स्टील कंपनी कौन सी है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये जल्दी से आप लोगों को भी आंसर करना है कि कौन सी कंपनी है जिन्होंने ये डिक्लेरेशन की है कि हमारे द्वारा हाइड्रोजन परिवहन के लिए हाइड्रोजन पाइप बनाए जाएंगे। तो ये कंपनी है बच्चे टाटा स्टील, है ना। कंपनी कौन सी है? टाटा स्टील। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अफ्रीका में पहला ऐसा देश बन गया है जिसे कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा ऑनकोसेरिका वोल्वुलस, ये आपका क्या है, एक परजीवी है, पैरासाइट है, और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? मानव की आंख, है ना। इतना ज़्यादा बच्चे ये हार्मफुल है कि इससे व्यक्ति को ब्लाइंडनेस हो सकती है ना। इसे जो है आपका रिवर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। और इस संक्रमण को रोकने के लिए ये जो है पहला अफ्रीकी देश बन गया है। तो कौन सा वाला कंट्री था ये है आपका नाइजर। ठीक है, एक बच्चे नाइजीरिया है और एक आपका नाइजर है। मैंने भी गलती से नाइजीरिया कह दिया था, लेकिन आपको याद रखना है कि ये नाइजर है। ठीक है, कौन सा कंट्री है? ये अफ्रीकन कंट्री है, इसका नाम है नाइजर। और ये अफ्रीका का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपने यहाँ पे रिवर ब्लाइंडनेस को रोकने में कामयाबी हासिल की है। ठीक है, तो ये होगी आपका नाइजर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 जो कि 1 फरवरी 2025 को हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जारी किया गया था, उसका विषय क्या था? आपको पूछा हुआ है सब्जेक्ट क्या था, इसका सब्जेक्ट क्या था? आत्मनिर्भर भारत है, सबका विकास है, सतत विकास है, या फिर डिजिटल इंडिया है? तो इसका बच्चे सब्जेक्ट था सबका विकास। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 में सबका विकास इसका सब्जेक्ट था, यानी कि विषय था। अगला है, केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई है? आप लोगों ने अगर अभी तक बजट वाली वीडियो नहीं देखी है तो बच्चे आप लोग हमारे मेक इट इजी मैकेनिकल जो हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है उसमें जाकर के देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे जाकर के देखिएगा। और बजट के बारे में एक चीज़ आपकी कॉमन है कि जितने भी सेक्टर हैं उन सेक्टर में एक स्टेट को प्रायोरिटी पे रखा गया है और वो स्टेट है आपका बिहार, है ना। तो मखाना बोर्ड आपका बनेगा और कहाँ पे बनेगा? बिहार में बनेगा। केंद्रीय मखाना बोर्ड ये बिहार में बनाए जाने की घोषणा हुई है। अगला है, 2025 के से शुरू होने वाले वार्षिक विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में किस तिथि को नामित किया गया है? ये बच्चे आपका ऐसा दिवस है जिसकी शुरुआत ही इस साल से हो रही है, 2025 से हो रही है। ठीक है, और ये दिवस कौन सा है? ये है आपका विश्व ग्लेशियर डे। ठीक है, विश्व ग्लेशियर दिवस है। यूएनओ के द्वारा इसकी घोषणा की गई है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि जो 2025 का साल है उसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन इस रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। और दूसरा है कि मार्च 21 तारीख को क्या मनाया जाएगा? वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर अवेयरनेस मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका डे है, इंपॉर्टेंट डे है। आपको याद रखना है कि 21 मार्च का जो दिन है ये अब से यानी कि 2025 से ग्लेशियर की जागरूकता के लिए डेडिकेट किया गया है, ग्लेशियर की जागरूकता के लिए सेलिब्रेट किया जाएगा। और किसके द्वारा घोषणा की गई है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषणा की गई है। और इसी के साथ में आपको ये भी याद रखना है कि 2025 का जो साल है उसे डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन के रूप में यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड के उस पर्वत का नाम बताइए जिसे एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार दिए गए हैं, इसे लीगल राइट दे दिया गया है। यानी कि अब जो है ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, पर्वत नहीं है, ये जो है एक व्यक्ति के जैसा है ना। तो ये बच्चे आपका न्यूजीलैंड है, देश का नाम आपको याद रखना है। और ये जो पर्वत है इसका नाम है तारानाकी मुंगा। ठीक है, पर्वत का नाम है तारानाकी मुंगा, याद रखिएगा। माउंट तारानाकी भी कह सकते हैं या फिर तारानाकी मुंगा भी कह सकते हैं। अगला है, आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है? अब 2025 का जो वर्ल्ड कप है कहाँ पर हुआ है? मलेशिया में हुआ है। पहले तो आपको ये याद रखना है कि मलेशिया में हुआ है। दूसरा, इसे किसने जीता है? तो इसे इंडिया के द्वारा जीता गया है, इसे भारत ने जीता है फाइनल इसका, है ना। अब यहाँ पे है कि जो फाइनल मैच हुआ था वहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया था? इस खिलाड़ी का नाम बताइए। तो खिलाड़ी का नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है त्रिशा गोगंडी। ठीक है, इनका नाम है त्रिशा गोंगडी। ठीक है, आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है 2025 का।
अगला है टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 किसके द्वारा जीता गया है। टाटा स्टील मास्टर्स का जो फाइनल हुआ है ये बच्चे आपका कहाँ पर हुआ है, नीदरलैंड में हुआ है। और यहाँ पे फाइनल दो इंडियन प्लेयर के बीच में हुआ है, दो इंडियन ग्रैंड मास्टर के बीच में हुआ है। एक तरफ आपके डी गुकेश थे, दूसरे पर आर प्रज्ञानंदा थे, ठीक है। और आर प्रज्ञानंदा ने डी गुकेश को हराया है फाइनल में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि आर प्रज्ञानंदा यहाँ पे जीते हैं टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट। अगला है आपका नवीन चावला, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। भारत सरकार में किस पद पर थे ये बच्चे? 2009 से लेकर के 2011 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। याद रखना, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और इनके टाइम पीरियड पे भारत में चुनावों में एक बड़ा रिवोल्यूशनरी कदम उठाया गया था। वो था कि जो आपका दो जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल, उसके अलावा जेंडर में अदर यानी कि जो बाकी जो आपके जेंडर हैं उनको भी रिकॉग्निशन मिली थी, है ना। तो ये जो अदर का ऑप्शन था ये पहली बार जो है जो वोटर्स हैं उनके लिए ओपन किया गया था, इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुआ था। तो नवीन चावला हाल ही में इनका निधन हुआ है, आपको नाम भी याद रखना है और इनकी जो पोस्ट थी वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त थे भारत के। अगला प्रश्न है, प्रयागराज में महाकुंभ में हुई भगदड़ की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसे सौंपा गया है। जैसे मैंने आपको कहा था कि पहले तो आपको ये याद रखना है कि यूपी सरकार ने इस मामले को रिकॉग्नाइज किया और उसके बाद में यूपी गवर्नमेंट यानी कि जो योगी आदित्यनाथ है, सीएम है, उनके द्वारा कहा गया है कि एक न्यायिक जो है 3 मेंबर वाली एक कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी जो है जांच करेगी कि भगदड़ की वजह क्या थी, कौन इसके पीछे रीजनेबल है ना। तो ये बच्चे आपकी जो कमेटी बनाई गई है इसका आपको हेड बताना है कि इस कमेटी को किसके द्वारा लीड किया जा रहा है, इनका नाम बताइए। तो ये जो है हाई कोर्ट के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जो है पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, तो इनका नाम है हर्ष कुमार, ठीक है, हर्ष कुमार। अगला है, किस राज्य सरकार ने मन मित्र व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू की है। मन मित्र व्हाट्सएप गवर्नेंस, इस पहल से या फिर इनिशिएटिव से, इस पहल की मदद से जो इस स्टेट में रह रहे लोग हैं वो अपनी सरकार को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं व्हाट्सएप से, है ना। और यहाँ पे बच्चे व्हाट्सएप के जरिए जितनी भी स्कीम जो है सरकार के द्वारा लागू की जा रही हैं, जो भी जो है लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं लोगों के लिए हैं, उस तक जो है एक्सेसिबिलिटी लोगों को मिलेगी। तो बताइए कौन सा वाला स्टेट है जिन्होंने ये काम किया है। ये आपका है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने मन मित्र व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू की है और ये हमारे देश का बच्चे पहला ऐसा स्टेट है जो कि गवर्नेंस को व्हाट्सएप पे लेकर के आया है ना। गवर्नेंस को व्हाट्सएप पे लाने वाला पहला स्टेट है। अगला है आपका, हाल ही में किन 3 देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्रीय ब्लॉक इकोवस, पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय है, इसको छोड़ दिया है। अब जैसे बच्चे आप लोग अगर हमारे यहाँ पे भी देखें, मतलब कि एशिया में अगर आप लोग देखेंगे तो भारत में कितने सारे ग्रुप्स का मेंबर है। भारत जो है सार्क का मेंबर भी है, भारत जो है बिम्स्टेक का मेंबर भी है ना। तो ये जो मेंबर, ये जो आपके कमीशन होते हैं या फिर इस तरीके के जो आपके ग्रुप्स होते हैं, इसमें जो है बेसिकली जो देश हैं आपस में, ये देश जो है एक दूसरे का सहयोग करने के लिए ये इस प्रकार के ग्रुप बनाते हैं। तो उसी तरीके से अफ्रीका में एक ग्रुप है जिसे कि आपका कहा जाता है पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय, ठीक है, ये कहा जाता है। तो ये जो आपका ग्रुप था इसमें पहले 15 मेंबर थे और 15 में से 3 छूट गए हैं। 15 में से 3 ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने कि इसे छोड़ने का डिसीजन लिया है। तो अब जो है आपके कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, है ना। और अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में बचे आपका जो इसका हेडक्वार्टर है ये नाइजीरिया में है, ठीक है। और ये जो है एक ट्रीटी का रिजल्ट है, एक संधि हुई थी, संधि को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ लागोस। ट्रीटी ऑफ लागोस हुई थी 1975 में, लागोस में हुई थी ये, लागोस नाइजीरिया में। तो उसके बाद में जो है ग्रुप बनाया गया था, ठीक है। और इस ग्रुप से 3 देश निकले हैं। तो कौन कौन से वो 3 देश हैं आपको पूछा गया है। मैं आपको बच्चे इसे दिखाती हूँ नक्शे में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये माली है, ये आपका नाइजर है और नीचे अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पे बुर्किना फासो है, ठीक है। तो इन 3 कंट्रीज के द्वारा इसे छोड़ा गया है, ठीक है। माली है, बुर्किना फासो है और एक आपका नाइजर है, ठीक है। ये 3 कंट्रीज है जिन्होंने कि इस ग्रुप को छोड़ दिया है। तो अब इसमें टोटल कितने मेंबर हो जाएंगे, 12 मेंबर हो जाएंगे। पहले इसमें 15 मेंबर थे। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, नाइजीरिया में है, ठीक है। ऊपर नाइजर है, नीचे नाइजीरिया है, ठीक है। दोनों ही कंट्री बच्चे सिमिलर लगती हैं लेकिन अलग अलग देश हैं, ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने भारतीय संविधान का ब्रेल लिपि में संस्करण लॉन्च किया है।
आई थिंक कल ही मैंने आपको ये बताया है, कर्नाटका में एक हॉस्पिटल है, बेंगलुरु में एक हॉस्पिटल है, और वहाँ पे उस हॉस्पिटल के द्वारा इसे जो है आपका लॉन्च किया गया ना। वो बच्चे जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए जो है संविधान को एक्सेसिबल बनाने के लिए पूरे संविधान को कन्वर्ट किया गया है ब्रेल लिपि में, ब्रेल स्क्रिप्ट में जो है उसे लिख दिया गया है ना। तो यहाँ पे जो गवर्नर है वर्तमान में मिस्टर थावर चंद गहलोत, कर्नाटका की गवर्नर है, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कर्नाटका। अगला प्रश्न है 2025 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में प्रतिष्ठित एलन बॉर्डर पदक किसने जीता है? 2025 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार में प्रतिष्ठित एलन बॉर्डर पुरस्कार किसने जीता है? बच्चे ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो खिलाड़ी होते हैं, उनको जो पुरस्कार दिया जाता है उसे कहते हैं एलन बॉर्डर मेडल। ठीक है, और ये जो है इस बार किसे दिया गया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है ट्रेविस हेड। ठीक है, ये प्रश्न आपका सिंपल से भी बन सकता है कि ट्रेविस हेड कौन से खेल के खिलाड़ी हैं, तो ये क्रिकेटर हैं, और पूछा जाएगा कौन से देश के लिए खेलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है एक्यूवेरीन। एक्यूवेरीन क्या है? एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से 2 देश हिस्सा लेते हैं। ठीक है, अब भारत और श्रीलंका है, भारत और मालदीव है, भारत और नेपाल है, भारत और बांग्लादेश है। और अगर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आप लोगों को आंसर पता लग रहा होगा, क्योंकि 2025 का बच्चे ये जो आपका संयुक्त युद्ध अभ्यास है जो होना है, ये मालदीव्स में होना है ना। तो भारत और मालदीव्स के बीच में होता है, इसीलिए जो है 2025 का जो एडिशन है वो मालदीव के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मालदीव्स होस्ट द 13th एडिशन ऑफ एक्यूवेरीन मिलिट्री एक्सरसाइज। तो भारत और मालदीव के बीच में होता है आपका एक्यूवेरीन संयुक्त सैन्य अभ्यास। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, जो कि अब पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो चुका है अभी जो है 2025 में। तो बच्चे इसके बारे में पूछा हुआ है कि कौन सा कथन गलत है? IBCA का उद्देश्य बाघ, शेर और जगुआर सहित 7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करना है। IBCA को 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। IBCA का मुख्यालय निकारागुआ गणराज्य में स्थित होगा। अब तक भारत सहित 27 देशों ने IBCA में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की है। अब इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा वाला गलत है। ठीक है, कौन सा वाला गलत है? तो बच्चे सबसे पहले तो इसकी जो लॉन्चिंग डेट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कब लॉन्च हुआ था। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद है कि ये क्यों लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है जो बिग कैट की 7 बड़ी प्रजातियां हैं। ठीक है, 7 प्रजातियों में आपका शेर भी आता है, जगुआर भी आता है, लेपर्ड भी आता है, स्नो लेपर्ड भी आता है, ठीक है, प्यूमा भी आता है। तो सारे के सारे जो है आपके बिग कैट की प्रजातियां हैं, इनको बचाने के लिए। ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद में आता है कि अब तक कितने टोटल कंट्रीज हुए हैं। तो बच्चे अभी जो इम्प्लीमेंट हुआ है ये पिछले हफ्ते, तो 5 कंट्रीज के द्वारा तो जो है जो अप्रूवल था, इम्प्लीमेंटेशन का जो पेपर था उसको अप्रूवल दिया है, उसके बाद में इम्प्लीमेंट हो गया है। और अभी जो है आपका टोटल अप्रूवल के बाद में टोटल कितनी कंट्री ने इसे ज्वाइन कर लिया है, तो चूंकि भारत तो जो है प्रपोजल देने वाला नेशन है, तो भारत ने तो एक्सेप्ट कर लिया है। भारत के अलावा जो है अभी तक बच्चे इसमें 27 कंट्रीज हो गई हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जो गलत यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका हेडक्वार्टर जो है निकारागुआ में है, हेडक्वार्टर जो है निकारागुआ में नहीं है, हेडक्वार्टर जो है हमारे ही देश में होगा, भारत में होगा ना। तो यही आपका गलत है, बाकी तीनों के तीनों आपके सही हैं। ठीक है, तो एक गलत है, बाकी 3 सही हैं। अगला है बच्चे, हाल ही में इस्माइली मुसलमानों के 49th वंशानुगत इमाम आगा खां चतुर्थ का निधन हो गया है। उनका सीधा संबंध इस्लाम के किस महत्वपूर्ण व्यक्ति से है? ऐसा कहा जाता है। इनमें जो 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं बच्चे, चारों के चारों जो है अली इब्न अबी तालिब, पैगंबर मोहम्मद, फातिमा जहरा या फिर अबू बकर। ठीक है, इनमें से कौन सी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ठीक है, इस्लामिक रीजन में, इस्लामिक धर्म में, ठीक है, इस रिलीजन में जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, जिनके वंशज माना जाता है किसे? इमाम आगा खां चतुर्थ को। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो आपको बताना है। और बहुत फेमस जो है स्पिरिचुअल लीडर भी रहे हैं ये, और भी बहुत सारे कामों में जो है फेमस है। तो आपको बताना है कि कौन से व्यक्ति के वंशज थे ये। ठीक है, तो अगर बच्चे ऑप्शंस में ये सारे के सारे नाम आएंगे तो आपको याद रखना है पैगंबर मोहम्मद, ठीक है, इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे, उनके जो है वंशज माना जाता है आगा खां चतुर्थ को। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो नाम याद रखेंगे, इमाम आगा खां चतुर्थ।
अगला है प्रतियोगिता के 40 साल के इतिहास में मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है। पहली अश्वेत महिला जो है इस बार बनी है शेगो गेले। इनका नाम याद रखना, शेगो गेले इनका नाम है। और बच्चे कहाँ की हैं ये है साउथ अफ्रीका की, है ना। कहाँ की है? साउथ अफ्रीका की है। नाम है इनका शेगो गेले। इनकी स्पेशलिटी यह है कि पहली बार कोई अश्वेत महिला है जो कि इस ब्यूटी पेजेंट को जीती है ना। अगला है जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री पीबीसीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में स्तन कैंसर की घटना की दर सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है। तो सबसे ज़्यादा जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके जो मामले हैं वो देखे गए हैं कहाँ पर? हैदराबाद में, है ना। और इसके उलट अगर हम बात करें सबसे कम जो है कहाँ पर है, तो वो है आपका कहाँ पर? सबसे कम जो है आपका वो है मिजोरम, है ना। तो हैदराबाद आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा केसेस के लिए। अगला है बच्चे नासा के स्पियरक्स अंतरिक्ष दूरबीन का प्राथमिक कार्य क्या है। अगर आपको याद है ये बच्चे आपका एक और स्ट्रॉन्ग दूरबीन टेलीस्कोप बनाया जा रहा है नासा के द्वारा। और ये किस लिए बनाया जा रहा है? पहला है आपका पूरे आकाश का मानचित्र बनाने के लिए, फिर है मंगल ग्रह का अन्वेषण करने के लिए, चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए, विशिष्ट ब्रह्मांडीय वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए। किस लिए बनाया जा रहा है? नासा के द्वारा स्पेयरक्स नाम की एक अंतरिक्ष दूरबीन बनाई गई है। इसका प्राथमिक उद्देश्य आपको पूछा हुआ है कि प्राथमिक उद्देश्य इसका क्या है। तो ये बच्चे आपको क्या करेगा? ये पूरे आकाश का मानचित्र बनाएगा, ठीक है। ये मैपिंग करेगा, ठीक है। जितना भी आपका आकाश है उसका मैपिंग करने का काम करेगा। अगला है रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के रूप में कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। अब इंडियन रेलवे से रिलेटेड जो है आपका एक ऐप आया है जिसमें कि सारी की सारी सुविधाएं जो है दी गई हैं। एक आपका रेल ऐप है, एक आपका तेजस ऐप है, एक आपका सुपर ऐप है, एक आपका है भारत ऐप। कौन सा वाला मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि इसके लिए बनाया जा रहा है? तो बच्चे ये है आपका सुपर ऐप, ठीक है। याद रखना ये है आपका सुपर ऐप। सुपर ऐप को आपको याद रखना है वन स्टॉप समाधान के रूप में जो है ये तैयार किया जा रहा है। उसके अलावा इसी हफ्ते हमने एक और मोबाइल एप्लीकेशन पढ़ा था जिसका नाम जो है आपका स्वयं ऐप था, है ना। स्वयं ऐप भी आपका इंडियन रेलवे का है। तो जितने भी आपके मार्केट में भी जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन है, देखिए रेलवे में सर्विसेज बहुत ज़्यादा होती है ना। कहीं से जो है आपको रिजर्वेशन करवाना है, कहीं से जो आपको फूड ऑर्डर करना है, इस तरीके से जो है आपका एप्लीकेशन है अलग अलग चीज़ों के लिए। ट्रेन कब आएगी, कब जाएगी, डिपार्चर टाइम है, अराइविंग टाइम है ना। उसका जो है रियल टाइम लोकेशन है, उसकी जो रियल टाइम लोकेशन है, बाकी बहुत सारी जो है आपकी चीज़ें होती हैं जो हमें इंडियन रेलवे के लिए पता करनी होती है। तो उसके लिए जो है आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐसा बनाया जाएगा जिसमें कि सारी की सारी चीज़ें होंगी, चाहे वो आपकी रेलवे अलाइड जो सर्विसेज हैं, बाकी जो आपकी सर्विसेज हैं रेलवे के द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं उससे रिलेटेड हो या फिर खुद जो है रेलवे के बारे में हो। तो एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन अब बनाया जा रहा है भारतीय रेलवे के द्वारा जिसमें कि सारी की सारी जानकारी होंगी, यानी कि A to Z सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका नाम होगा आपका सुपर ऐप। याद रखना भारतीय रेलवे के द्वारा बनाया जा रहा है सुपर ऐप। अगला है बच्चे आईसीसी महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? ये जीता है भारत ने। कहाँ पर हुआ है ये हुआ है आपका मलेशिया में इस बार हुआ है, ठीक है। और भारत ने आपका ये जीता है। अगला है हाल ही में 60 मीटर बाधा दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? 60 मीटर बाधा दौड़ में नया नेशनल रिकॉर्ड बना है। यहाँ पे बच्चे सिर्फ आपको खिलाड़ी का नाम याद करना है। खिलाड़ी का नाम है तेजस सिरसे। तेजस सिरसे ने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने जो ये रेस थी ये इन्होंने कंप्लीट की है 7.64 सेकंड में, ठीक है। तो इसका जो है इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। नाम याद रखना खिलाड़ी का, तेजस सिरसे। पूछा जाएगा इस खिलाड़ी का संबंध कौन से खेल से है, तो इनका संबंध है एथलेटिक्स से, ठीक है। और एथलेटिक्स में भी इवेंट कौन सा है इनका? रेस है ना, धावक है ये एक, तेजस सिरसे। अगला है चंद्रयान से चुनाव तक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? जो चंद्रयान से चुनाव तक की जो पहल है, इनिशिएटिव है, अभी ये नई दिल्ली से स्टार्ट हुआ है और इसे जो है भारत के चुनाव आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये है बच्चे आपका चंद्रयान से चुनाव तक इनिशिएटिव जो कि भारत के चुनाव आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। भारत सरकार ने हाल ही में विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा श्रेणी शुरू की है? जो विदेशी नागरिक हैं उनके लिए, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसे। बच्चे अलग अलग प्रकार के वीज़ा होते हैं ना, तो जो विदेशी नागरिक हैं, जो एनआरआई मतलब जो बाहर के लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, उनके लिए भारत सरकार ने एक वीज़ा कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है। और इस वीज़ा कैटेगरी का नाम आपको पूछा हुआ है कि इस वीज़ा कैटेगरी के नाम बताइए। आगमन वीज़ा है, भारत दर्शन वीज़ा है, भारत गौरव वीज़ा है, या फिर आपका आयुष वीज़ा है। इसका
नाम आपको पूछा है कि कौन सा वाला वीज़ा है, और ये ऐसा नहीं कि पहली बार जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया है। ये जो वीज़ा है इसकी बातें बहुत समय पहले से हो रही हैं। 2022 में जो है लगभग पहली बार इसे इंट्रोड्यूस किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी जो है इसे कह सकते हैं कि ग्राउंड पे इसे लागू कर दिया गया है, और इसका नाम है आयुष वीज़ा। ठीक है, इसका नाम है आयुष वीज़ा, जो कि विदेशी नागरिकों के लिए शुरू किया गया है। अगला है बच्चे, चिप डिज़ाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे आपका ये इंस्टीट्यूट है, याद रखना इस इंस्टीट्यूट का नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट है ये किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? पटना में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर नोएडा में, है ना? या फिर इस तरीके से पूछा जाएगा कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है ये है आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? नोएडा में। ठीक है, नोएडा यूपी में है बच्चे। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी संगीतकार ने ग्रैमी पुरस्कार 2025 से जीता है? इनकी जो एल्बम है, एल्बम का नाम भी आपको याद रखना है। इनके बच्चे एल्बम का नाम आपका क्या है? एल्बम का नाम है त्रिवेणी। ठीक है, एल्बम का नाम है त्रिवेणी, और जो त्रिवेणी नाम की एल्बम है, म्यूजिक एल्बम है, इस एल्बम ने इस बार ग्रैमी पुरस्कारों में कैटेगरी में जीता है। और यहाँ पे जो सिंगर हैं एल्बम की, उनका नाम है चंद्रिका टंडन। ठीक है, नाम याद रखना है, चंद्रिका टंडन। तो ग्रैमी पुरस्कार 2025 में एक भारतीय ओरिजिन की महिला जीती हैं। अच्छा, हाल ही में किस भारतीय राज्य में देश का पहला व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र स्वीकृत किया गया है? पहले तो व्हाइट टाइगर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो बंगाल टाइगर है उसी की प्रजाति है व्हाइट टाइगर, है ना? और ये जो प्रजनन केंद्र खोला जा रहा है, ये खोला जा रहा है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? रेवा में। ठीक है, वैसे बच्चे आपका रेवा जो है, मध्य प्रदेश का जो रेवा है, ये बहुत फेमस है इन सफ़ेद बागों की सफारी के लिए, है ना? तो सफ़ेद बागों की सफारी जो है, अभी तक प्रश्न आता था कि सफ़ेद बागों की सफारी के लिए कौन सा फेमस है, तो मध्य प्रदेश का रेवा है। अब प्रश्न आएगा कि जो प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा वो कहाँ पे बनाया जाएगा, तो वो भी आपका वही है कि मध्य प्रदेश का रेवा। ठीक है, भारतीय राज्य में देश का पहला व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र है। अगला है ज्ञान भारतम मिशन। ये मिशन आपने कहाँ पर देखा है? ये हमने इस बार के बजट में देखा है। तो इस बार के बजट 2025 में जो है आपका, इस बजट में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस एक मिशन के बारे में बताया था कि ज्ञान भारतन मिशन जो है चलाया जाएगा। तो ये जो मिशन है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है? ये भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने से रिलेटेड है, 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण से रिलेटेड है, नए विश्वविद्यालय की स्थापना से रिलेटेड है, प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार से रिलेटेड है। बताइए बच्चे, बजट की वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी है आप लोगों ने तो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरआरबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेईई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ज्ञान भारतम मिशन ये आपका चलाया जाएगा। और इससे क्या होगा बच्चे? इससे लगभग 1 करोड़ जो पांडुलिपियां हैं उनका संरक्षण किया जाएगा, और उनको जो है आपका, उनको एक तरीके से उनका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। अगला है विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कैंसर से रिलेटेड पिछले हफ्ते हमने 2 न्यूज़ पढ़ी थी। एक तो हमने ये पढ़ा कि कैंसर का जो जीनोम रिपोर्ट है वो IIT मद्रास के द्वारा तैयार की गई है, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो जो है आपके सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं हैदराबाद में। बड़े बड़े शहरों को छोड़ करके हैदराबाद में जो है सबसे ज़्यादा केसेस मिले हैं। तो बच्चे, विश्व कैंसर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 2, 3, 4, 5 कौन सी फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस? वर्ल्ड कैंसर डे ये मनाया जाता है आपका 4 फरवरी को। अगला प्रश्न, भारतीय हज यात्रियों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? हज यात्रियों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है, सरकारी मोबाइल एप्लीकेशन है, इसका नाम आपका क्या है? हज सुविधा ऐप। ठीक है, हज सुविधा ऐप नाम है इसका, भारतीय सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने खिताब जीता है? अब बच्चे, जो आपके 38 नेशनल गेम हैं ये अभी 14 फरवरी को ख़त्म हो जाएंगे, है ना? 14 फरवरी को ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा मेडल किसके हैं, सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे सक्सेसफुल जो टीम रही वो कौन सी है। ठीक है, ये वाली चीज़ें तो हम देखेंगे ही, लेकिन इसमें क्या है, आप नेशनल गेम से रिलेटेड कुछ आपके इवेंट ऐसे होते हैं। आप खेल तो बच्चे यहाँ पे बहुत सारे हैं, है ना? बहुत सारे खेल जो है आपके यहाँ, बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे हैं, लेकिन कुछ खेल हैं जिनके पिछले एग्ज़ाम्स में या फिर जिनका
विनर जो है पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, उनमें से कबड्डी आपका एक है ना। तो वो मैं आपको बताती रहूँगी जैसे जैसे आपके खत्म होते रहेंगे, है ना। तो बच्चे ये थोड़ा सा याद रखना है कि जो अभी 38 नेशनल गेम उत्तराखंड में चल रहे हैं, यहाँ पे जो कबड्डी की टीम है, अब कबड्डी की टीम में भी आपकी 2 टीमें हैं, एक आपकी महिलाओं की, एक आपके पुरुषों की है। तो महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं में हिमाचल प्रदेश की टीम जीत गई है, ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और पुरुष कबड्डी टीम की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ की टीम जीती है, ठीक है। तो पुरुष कबड्डी में चंडीगढ़ की टीम जीती है और महिला कबड्डी में जो है आपका हिमाचल प्रदेश की टीम जीती है। अगला है, किस देश ने माउंट तारानाकी को व्यक्तित्व का दर्जा दिया है? आप लोगों को याद हो गया होगा, न्यूजीलैंड है। ये माउंट तारानाकी कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में है। अगला प्रश्न है, किस गांव को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। इस गांव का नाम है या फिर इस जगह का नाम है गुनेरी, ठीक है। और गुनेरी बच्चे इसकी विशेषता क्या है? ये जो जगह है यहाँ पर है मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। क्या है यहाँ पे है मैंग्रोव फॉरेस्ट। और ये हमारे देश के, ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश के सबसे प्राचीन मैंग्रोव वन है ये, ठीक है। तो गुनेरी जो कि आपका कहाँ पर है? गुजरात में है। इसे इस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगला है, 2025 में रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन, एक बच्चे आपका रायसीना डायलॉग होता है जो हमेशा ही नई दिल्ली में होता है ना, क्योंकि रायसीना हिल्स आपकी यहाँ पे है। तो रायसीना का जो ये सम्मेलन है ये इंडिया को छोड़ करके बाहर कहीं पे हुआ है और इसे इनोग्रेट किया गया था हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, ठीक है, उनके द्वारा किया गया था। तो अबू धाबी है, रियाद है, दोहा है या फिर आपका दुबई है, ये कहाँ पर हुआ था? तो 2025 का जो रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन हुआ है, मिडिल ईस्ट में जो रायसीना सम्मेलन हुआ है, ये हुआ इस बार आपका अबू धाबी में, ठीक है, अबू धाबी में हुआ है बच्चे, याद रखना इसे। अगला है, भारतीय रेलवे के द्वारा निर्बाध यात्रा के लिए लॉन्च किए गए सुपर ऐप का नाम क्या है? बताइए। अभी इंडियन रेलवे, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है स्वरेल, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है आपका? स्वरेल, जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है, किस भारतीय राज्य ने निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए 3 प्रस्तावित आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित घोषित कर दिया गया है? अब देखिए बच्चे अभी आपकी इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी हुई है। जब हम किसी भी अपने देश की पढ़े या फिर किसी राज्य की अगर हम फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ते हैं तो आप लोगों ने भी बहुत बेसिक सा ये क्वेश्चन पढ़ा होगा इंडिया के बारे में कि जो वन होते हैं उसमें जो है जो हमारी रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट में जो वन होते हैं, जंगल होते हैं, उनको कैटेगराइज किया जाता है, वर्गीकरण उनका किया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो बच्चे आपका एक कैटेगरी आती है उसे आपको क्या कहा जाता है? रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाता है ना। आरक्षित वन इसे कहते हैं या फिर अधिसूचित वन कहा जाता है। तो आरक्षित वन या फिर अधिसूचित वन कौन से वाले वन होते हैं? जिसपे पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या फिर उस स्टेट गवर्नमेंट का उस पर अधिकार होता है, यानी कि जो आम जन होते हैं, लोग होते हैं, उनको बिना परमिशन के उन जंगलों में जाने की इजाज़त नहीं होती है, उनको बैन किया जाता है ना। वहाँ के जो पूरा राइट्स होते हैं, चाहे वहाँ का रिसोर्स है, किसी प्रकार का रिसोर्स है, मिट्टी है, आपका लकड़ी है, घास है, पेड़ है या फिर पानी है, उन पूरे जंगलों के जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उस पर पूरी तरीके से जो है आपका सरकार का अधिकार होता है ना। लोगों को वहाँ पे जो है राइट नहीं दिए जाते हैं। तो अभी जो है आपका ये स्टेट है, इनमें से स्टेट है आपका असम, ठीक है, याद रखना असम है। असम की सरकार ने ये घोषणा की है कि यहाँ पे कुछ लोगों को उनके लीगल राइट देने के लिए, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी के राइट देने के लिए उन्होंने जो कुछ एरिया था जो कि पहले रिजर्व फॉरेस्ट था उसको जो है गैर अधिसूचित कर दिया है, ठीक है, याद रखना उसको क्या कर दिया है? उसे जो है गैर अधिसूचित कर दिया। मतलब पहले जो है आपका वो रिजर्व फॉरेस्ट था और उसे जो है डी नोटिफाई कर दिया गया है, तो वो आपका क्या हो गया है? गैर अधिसूचित वन हो गया है, ठीक है। क्यों किया गया है? ताकि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनको वहाँ पे लीगल राइट दिए जा सकें, उनके प्रॉपर्टी राइट दिए जा सकें, ठीक है। तो ये किया है किसने? असम ने किया है बच्चे। और ये करना आज के दौर में, क्योंकि आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ाई थी, तो हमारे बच्चे जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो धीरे धीरे जो है कम हो रहा है ना। वो हर स्टेट में है, ऐसा नहीं कि कोई भी स्टेट जो है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा होगा फॉरेस्ट में, है ना। तो ये जो है अब क्या होगा कि
जब सरकार के हाथ से वनों का नियंत्रण छूट जाता है तो वो फिर लोगों के हाथ में आ जाएगा ना, तो फिर थोड़े से चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जो फॉरेस्ट कवर है वो आपका धीरे धीरे और कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में जो है ये करना काफ़ी बड़ा डिसीजन रहा असम की सरकार के लिए, लेकिन उन्होंने किया है बच्चे। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि असम ने किया है। अगला है आपका, निर्मला सीतारमण ने लगातार कितने केंद्रीय बजट पेश किए हैं। अब इसका आंसर जो है बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में जो है 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि कंफ्यूज करेंगे। आपको पता है बच्चे, निर्मला सीतारमण ने 2 बार, सॉरी टोटल 9 बार जो है आपके केंद्रीय बजट पेश किए हैं, है ना, टोटल 9 बार। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि कॉन्जिक्यूटिव कितने बार किया है, कॉन्जिक्यूटिव पूछा हुआ है ना कि लगातार कितने बार किया है, तो इन्होंने लगातार जो है 8 बार किया है। ठीक है, लगातार जो है 8 बार बजट पेश किया है। लेकिन अगर कुल पूछा जाएगा ना, टोटल पूछा जाएगा, तो कुल जो है आपका 9 बार आएगा। ठीक है, कुल पूछा जाएगा तो 9 बार आएगा, ये थोड़ा सा याद रखना बच्चे। ठीक है, तो 2025-26 का जो बजट है उसे जोड़ करके मैं आपको बता रही हूँ, लगातार में आपका 8 बार आएगा और कुल पूछा जाएगा तो 9 बार आएगा। ठीक है, याद रहेगा ना, 8 और 9 में कंफ्यूज मत होना। अगला है, सोलन जिला किस राज्य में स्थित है जो कि अपने विविध कृषि जलवायु क्षेत्रों और कृषि पद्धतियों के लिए जाना जाता है। बताइए, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है और आपका पंजाब में है। कहाँ पर है ये? सोलन जिला डिस्ट्रिक्ट का नाम है। और जिस तरीके से बच्चे ऑप्शंस में दिए हुए हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा गैस करिए कि कहाँ पर हो गए। यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर की बात हो रही है ना, कृषि पद्धतियों की बात हो रही है, तो कोई ना कोई हिमालयन स्टेट होगा। तो उत्तराखंड है, आपका जम्मू कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश है। इन तीनों में से कौन हो सकता है? ये आपका हिमाचल। ठीक है, वैसे सोलन बच्चे आपका फेमस जगह भी है ना, तो हिमाचल प्रदेश में आपका डिस्ट्रिक्ट है सोलन। अगला है, हाल ही में भारत में रामसर सूची में कितनी नई आर्द्र भूमियां जोड़ी गई हैं? तो टोटल कितनी जोड़ी गई हैं? टोटल जुड़ गई हैं आपकी 4 और। ठीक है, 4 और जुड़ी हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि पहली बार सिक्किम के किसी साइट को यहाँ पे दर्जा मिला है और पहली बार झारखंड के किसी साइट को यहाँ पे दर्जा मिला है, तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। सिक्किम में जो है आपका ये खेचुआ पालरी है, ठीक है, लेक, और उदुवा बर्ड सेंचुरी जो है आपका झारखंड की है। बाकी 2 जो है आपकी तमिलनाडु के हैं, एक आपका सत्तर कोतई है और दूसरा जो है आपका थेरथंगल है। ठीक है, तो ये जो बर्ड सेंचुरीज हैं दोनों ही आपके तमिलनाडु में है। और झारखंड और सिक्किम जो है ऐसे स्टेट हैं जिनकी अभी तक इन स्टेट में एक भी जो है रामसर साइट नहीं थी। पहली बार जो है यहाँ की लेक को, यहाँ की आर्द्र भूमियों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये हो गया आपका सिक्किम और झारखंड, इन दोनों को बच्चे खास करके याद रखना। ठीक है, अगला है, इसी से रिलेटेड है कि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व किया जाता है ये कौन सी तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। डिक्लेरेशन बच्चे इसी दिन हुई थी। ठीक है, 2 फरवरी को। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत घोषित पहलों के तहत किस राज्य में नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? बताइए कहाँ पर है? ये है आपका बजट का क्वेश्चन। ठीक है, बजट में एक योजना की बात की गई है। योजना का नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, अभी हम देखेंगे बच्चे जितनी भी स्कीम हमने बजट में देखी है ना, नई नई जो स्कीमें हैं, तो अभी जो है एक एक करके सरकार उन्हें लागू करेगी। हो सकता है 25 में कर दे, हो सकता है 26 में करे, लेकिन सरकार जो है इन्हें ऑफिशियली भी लॉन्च करेंगे। पूरे जो इनका ड्राफ्ट जो है आपका जब सरकार की तरफ से लॉन्च किया जाएगा तो आगे आने वाले समय में हम इन योजनाओं को देखेंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत इनमें से कौन से राज्य में यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा? बजट में आपको बताया था, कहाँ पे? असम में। ठीक है, असम में यूरिया संयंत्र। अगला है बच्चे, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार बीमा क्षेत्र के लिए नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई सीमा क्या है? तो पहले कितनी थी? 74 थी, बढ़ करके कितनी हो गई है? 100% हो गई है। ठीक है, 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो लिमिट है वो पहुंचा दी गई है। कौन से क्षेत्र में? बीमा क्षेत्र में। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया है? अभी जो है कम से कम ये 10-11 दिन हो रहे हैं, उत्तराखंड सरकार ने अपने यहाँ पे अभी जो है इम्प्लीमेंट हो गया है फाइनली यूसीसी, है ना। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है स्वतंत्रता के बाद में जिन्होंने कि ये कानून अपने राज्य में पास किया है और उसके बाद में लागू भी कर दिया है। अब उत्तराखंड के बाद बचे दूसरा ऐसा स्टेट जो है, और दोनों स्टेट में एक चीज़ कॉमन है, दोनों जगह जो है बीजेपी की सरकार है ना। तो उत्तराखंड के बाद जो है अब है गुजरात की बारी। गुजरात ने अपने राज्य में एक पैनल नियुक्त किया है जो कि इस चीज़ को देखेगा कि यहाँ पे यूसीसी लागू होगा या नहीं होगा,
है ना। तो ये पैनल आपका नियुक्त किया गया है गुजरात की सरकार के द्वारा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर भूपेंद्र पटेल, उनके द्वारा रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, इनका नाम है रंजना देसाई, ठीक है। रंजना देसाई को बच्चे ये जो 5 मेंबर की कमेटी है उनका हेड नियुक्त किया गया है। अगर आपको इनका नाम याद होगा तो उत्तराखंड सरकार ने भी सेम पर्सन को, है ना, मिसेस रंजना देसाई को ही नियुक्त किया था पैनल के लिए। जो यहाँ पे यूसीसी लागू हुआ है ना उत्तराखंड में, उसके लिए जो पैनल का गठन किया गया था उसे भी इन्होंने ही लीड किया था। और अभी गुजरात की सरकार ने जो पैनल बनाया है उसे भी यही लीड कर रही हैं। तो रंजना देसाई, आपको नाम याद रखना है और सरकार याद रखिएगा बच्चे। अब है गुजरात की बारी, ठीक है। उत्तराखंड में तो काम हो गया है, अभी है गुजरात की बारी। तो ये है आपका समान नागरिक संहिता, आपको याद रखना है। यूसीसी जो है अब, या फिर कुछ भी बन सकता है आपका प्रश्न, तो है ना, कि यूसीसी कौन लागू करने वाला है, या फिर कौन अपने यहाँ पे, किसने यहाँ पे पैनल बनाया है, या फिर गुजरात में जो पैनल बनाया गया उसे कौन लीड कर रहा है। इस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। याद रखना, उत्तराखंड में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो चुका है, ऑफिशियली जो है आपका ग्राउंड पे भी इम्प्लीमेंट हो चुका है ना। और अब जो है गुजरात जो है इसे इम्प्लीमेंट करने की तैयारी में है। तो ये जो है बच्चे आज के क्वेश्चन हैं, जो हमने पिछले हफ्ते जो कुछ बड़ी न्यूज़ पढ़ी थी उसको भी रिवाइज कर लिया, और जो कुछ नई खबरें हमने पढ़ी वो भी रिवाइज हो गई, है ना। तो चलिए, और खास करके रामसर साइट वाली जो आपकी खबरें हैं उन्हें याद रखिएगा। आप लोग बच्चे खुद से भी जो है फिल्टर करते रहिए कीजिए। जब आप आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इन्वायरमेंट की जब न्यूज़ आती हैं, कुछ आपके बहुत इंपॉर्टेंट जब टॉपिक आते हैं तो उनको जो है आप अलग से नोट डाउन कर लेना, या फिर अलग से जो है उनको अपने रजिस्टर में जहाँ पे भी करंट अफेयर नोट करते हैं तो अलग से जो है इन चीज़ों को हाईलाइट करके रखना, क्योंकि ये चीज़ें आपके सीबीटी 2 में बहुत ज़्यादा काम आएंगी, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन को यहीं भी समाप्त करेंगे। और सीबीटी 2 का जैसे आप लोगों ने देखा कि बहुत सारी जो है अभी मार्केट में आपकी फेक नोटिफिकेशन या फिर इस तरीके से नोटिस आपकी चल रही हैं कि ये डेट अनाउंस हो गई है, डेट जो है आपकी मार्च में होगा, जब भी होगा। तो बच्चे जहाँ तक अभी तक मतलब जो भी हम भी आपस में बात करते तो उसके अनुसार जो है मार्च में जो है आपका एग्ज़ाम, मतलब मार्च में समहाउ किसी भी तरीके से, रिजल्ट तो अभी फरवरी में कहा जा रहा है कि फरवरी के एंड में जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा सीबीटी 1 का, लेकिन मार्च में जो है आपका मार्च एंड तक जो है आपका एग्ज़ाम हो जाना है ना। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो आपके पास में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अच्छे से जो है सभी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लीजिए, अपना टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी कुछ जो है तैयार रखिएगा, ठीक है। कभी भी जो है आपका रिजल्ट आ सकता है और उसके बाद में जो है ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, पिछली बार के जैसे 1 महीने के भीतर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से जो है माइंड को प्रिपेयर कर लीजिएगा कि हाँ कभी भी एग्ज़ाम होने वाला है और हमें जो है पूरी तरीके से तैयार रहना है, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे सोमवार को कक्षा के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, अपना खूब सारा ख्याल रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।